गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। आज हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और इंडक्शन जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे। तो ओवरऑल इंडक्शन मशीन की बात करेंगे। तो इंडक्शन मशीन के फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो हमें पहले से मालूम है कि एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसे हम स्टेटर कहते हैं, एक रोटेशनरी पार्ट होता है जिसे हम रोटर कहते हैं। ठीक है। और दो टाइप की हमारे पास वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमारी इस बार भी सेम केस जैसे सिंक्रोनस मशीन के केस में हुआ था। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है? स्टेटर पे। और रोटर पे हमारी कौन सी वाइंडिंग है? तो फील्ड हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, वो आगे डिस्कस करेंगे कि रोटर पे एक्चुअल में है क्या। तो जैसा हमने प्रीवियस केस में किया इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन डीसी मशीन के केस में, इस बार भी हम हमारे डेमोस्ट्रेशन की मशीन है हमारे पास। तो मैं कैमरा ऑन करके पहले आपको डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ। तो हमने एक इंडक्शन मशीन ली हुई है फैन की। ठीक है। ये एसी के फैन की मोटर है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो इसके स्टार्टिंग के लिए हमें कैपेसिटर वाइंडिंग करनी पड़ती है। जैसा मैंने प्रीवियस केस में बताया कि थ्री फेज में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहीं सिंगल फेज सप्लाई देने पे फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और उस फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो फेज की वाइंडिंग कर लेते हैं। मतलब जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन है वो एक्चुअली में टू फेज इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन है। तो यहाँ हमने सप्लाई दे दी है। अब इसको डेमोस्ट्रेट करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस दिया। तो आप रोटेशन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक ब्लैक टेप चिपका दिया है ताकि आपको रोटेशन की डायरेक्शन पता चले। तो ये डायरेक्शन आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और वही मैं कैपेसिटर की डायरेक्शन बदल दे रहा हूँ, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए। तो ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। ठीक है। ये ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन है। तो जब मुझे इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन की डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ सिंगल फेज में। और अगर मेरे पास थ्री फेज सप्लाई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्री फेज सप्लाई के केस में मुझे फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा टू रिवर्स दी डायरेक्शन। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ इसका स्टेटर और रोटर अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये अब ओपन हो गई। इसके ये वाले कवर को अलग कर देते हैं। ये हमारा रोटर पार्ट हो गया और ये हमारी स्टेटर या आर्मेचर वाइंडिंग। अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लॉट्स में, मैं कैमरे के पास ले जाता हूँ, स्लॉट्स में कंडक्टर प्लेस है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग है। ठीक है। जिसमें स्लॉट्स हैं और ये आपके बैक एंड है। ठीक। तो ये आपकी कोर है जिसमें ये स्लॉट्स बने हुए हैं, जो आपको लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 के फॉर्म में मैंने कंस्ट्रक्शन बना रखा है, लाइक ये यहाँ पे। और ये जो है ये आर्मेचर कोर है या स्टेटर कोर है। तो ये आपको यहाँ दिख जाएगी स्टेटर कोर। ये वाला पार्ट कवर है, इसको चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है। ये स्टेटर कोर में स्लॉट्स बने हुए हैं। और ये देखो कोर यहाँ पे क्या है, स्लाइस है कोर और लेमिनेटेड है एक दूसरे से। ये हमारे किसको, कोर लॉस को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब रोटर कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो ये दो बेरिंग दिए हुए हैं। ठीक है। बेरिंग नंबर 1, बेरिंग नंबर 2, रोटेशनरी पार्ट को स्टेशनरी से कपल करने के लिए। लाइक ये बेरिंग मैंने हाथ में होल्ड कर रखे हैं और ये रोटर रोटेट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रोटर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस पर्टिकुलर मशीन में जो रोटर है वो स्क्विरल केज टाइप का है।
स्क्विरल केज मीन्स जिसमें कंडक्टर प्लेस है और उसके दोनों एंड पे ये जो कंडक्टर है ये शॉर्ट सर्किटेड है। ये कंस्ट्रक्शन अगर आप यहाँ पे पीपीटी में देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है। ये आपने कंडक्टर शॉर्ट सर्किट कर दी, ये कंडक्टर है आपके और ये दोनों ही एंड पे शॉर्ट सर्किट है, तो ये कुछ स्क्विरल केज टाइप दिखता है, इसलिए इसको स्क्विरल केज कंस्ट्रक्शन या स्क्विरल केज टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन कहते हैं। एक दूसरे टाइप की भी इंडक्शन मशीन होती है जिसमें यहाँ पे कंडक्टर प्लेस है और वाइंडिंग की हुई होती है उसमें, मतलब जैसे यहाँ पे वाइंडिंग है वैसे ही यहाँ पे भी वाइंडिंग होगी, तो उसे हम वाउंड रोटर टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन कहते हैं, वाउंड रोटर। और ये किस टाइप का है, तो ये है स्क्विरल केज, स्क्विरल केज टाइप का कंस्ट्रक्शन है। तो ये दो टाइप का कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम इंडक्शन मशीन को सेपरेट कर सकते हैं, स्क्विरल केज टाइप और एक वाउंड रोटर टाइप। तो अब स्टेटर पे जो वाइंडिंग है और रोटर पे क्या है उस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक मिनट। तो बिल्कुल सिंक्रोनस मशीन जैसा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जैसे आर्मेचर स्लॉट्स में कंडक्टर है, जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन आर्मेचर स्लॉट्स में कंडक्टर है। तो 1 2 3 4 5 ये इसकी लेंथ के अक्रॉस इस तरह से कंडक्टर प्लेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है इस डायग्राम में, और कैमरे से भी आपको क्या है फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हम बैलेंस सप्लाई देंगे सिंगल फेज या थ्री फेज, तो सिंगल फेज एक्चुअली टू फेज होती है ना, 90 डिग्री अपार्ट दो फेज होते हैं। एक कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, और एक जो आपकी रनिंग वाइंडिंग है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और ये एक्चुअल में टू फेज मशीन होती है। और थ्री फेज में आपके तीन फेज होते हैं, आर वाई एंड बी। तो इसमें क्या होगा, आपको एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इस बार भी देख लेते हैं, हमने यहाँ पे इसको एनर्जाइज कर रखा है स्टेटर को। हाँ, रोटर अलग है, डिस्कनेक्टेड है, बट स्टेटर पे हमने सप्लाई दे रखी है और रोटर पे वैसे भी कोई सप्लाई नहीं है। तो वापस से हम देखते हैं कि मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है नहीं। तो यहाँ पे मैंने अगेन वही सेटअप बना लिया है, और यहाँ देखोगे आप तो यहाँ रोटेशन अगेन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे आप तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन है। इस फील्ड से अट्रैक्ट होकर हमारी ये जो ब्लेड है ये रोटेट हो रही है, ठीक है। और ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होता है। तो ये भी बिल्कुल कंडक्टर की तरह ही है कि एक साइड इसका एक कंडक्टर मान लें, दूसरा साइड दूसरा कंडक्टर मान लें, और दोनों एंड जो है वो कनेक्टेड है या शॉर्ट सर्किटेड है, बिल्कुल जैसे हमारे रोटर में। इसीलिए ये ब्लेड में हमें रोटेशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस ब्लेड से करंट फ्लो हो रहा है, वो वर्किंग में समझेंगे हम। तो ये भी एक रोटर की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें एक कॉइल साइड ये हो गई, एक कॉइल साइड ये हो गई, और दोनों एंड शॉर्ट सर्किटेड है। तो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है स्टेटर पे। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो स्टेटर साइड क्या हो गया, जो आपने आर्मेचर वाइंडिंग की है, जो वाइंडिंग की है उससे आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। मतलब एक फील्ड है जो इस तरह से, अब लेफ्ट साइड देखिएगा, इस तरह से रोटेट हो रही है। उसका मैंने आपको ये एनिमेशन एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेशन दोनों दिखा दिया, ठीक है। अब मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। अब रोटर में क्या है, आपने कंडक्टर प्लेस कर दिया, ठीक है। कंडक्टर प्लेस कर दिया तो हमें मालूम है ये फ्लक्स जो है या ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको कट कर रही है। कट कर रही है तो क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये हमें पहले से पता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन फील्ड एंड कंडक्टर देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड रोटेट हो रही है, कंडक्टर अभी हम मान लेते हैं स्टेशनरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड इसको कट करेगी और यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा अगर मैं इस वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दूं या इस कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो जो ईएमएफ है उसके कारण एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, या कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ एक हाई अमाउंट का करंट फ्लो होगा। अब उस करंट के कारण क्या होगा, करंट के कारण एक फ्लक्स अगेन डेवलप होगी, जो
एयर गैप में आएगी, क्योंकि जहां भी करंट होता है वहां फ्लक्स होता है। ठीक है, मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। स्टेटर पे जो वाइंडिंग है उसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। ठीक है, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको कट कर रही है, तो रोटर कंडक्टर को कट कर रही है। किसको कट कर रही है, रोटर कंडक्टर को। रोटर कंडक्टर को कट करने के कारण क्या हो रहा है, रोटर कंडक्टर पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। ठीक है, अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ अगर रोटर कंडक्टर पे और उनको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं तो उसके कारण एक क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। अब करंट के कारण हमको मालूम है कि जहां भी करंट होती है वहां क्या होती है, फ्लक्स होती है। तो एक एयर गैप में फ्लक्स किसके कारण हो गई, स्टेटर वाइंडिंग को जो आपने सप्लाई दे रखी है और उसका नेचर क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो एक सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट हो रही है। और उसी के कारण, इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है रोटर कंडक्टर के क्रॉस और एक फ्लक्स डेवलप हो रही है। तो हमें मालूम है कि इफेक्ट जो होता है कॉस का अपोज करता है, तो ये जो फ्लक्स है वो आपकी, मतलब जो रोटर फ्लक्स है, एफ आर फाई आर लिख देते हैं इसे, तो रोटर फ्लक्स जो है वो अपोज करेगा किसका, स्टेटर के कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो एक टॉर्क डेवलप होगा और वो टॉर्क क्या करेगा, इस मोटर को रोटेट कराएगा। ये हो गया एक टाइप से वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब अगर हम इसको समझना चाहें तो ये मेथड वन हो गई। वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, स्टेटर पे सप्लाई देने के कारण, मतलब मेथड वन वर्किंग प्रिंसिपल समझने की ये है कि स्टेटर पे जब आप सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है किसको, रोटर कंडक्टर को। तो रोटर कंडक्टर को कट करने के कारण फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है और ये जो कंडक्टर है वो कांस्टेंट है, मतलब अभी स्पीड रोटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो एक ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ डेवलप होगा, उन कॉइल्स को अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो करंट डेवलप होगा। करंट के कारण एक फ्लक्स डेवलप होगा। फ्लक्स क्या हो गया, जो अपने कॉज है उसका अपोज कर रहा है, जिसके कारण एक टॉर्क डेवलप हो रहा है और ये जो कंडक्टर है रोटेट होने लग जाते हैं। ठीक है, मेथड टू क्या कहता है कि आपने जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो अगेन जैसा हमने डीसी मशीन के केस में पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड रूल बताया था उसमें एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा कहाँ, तो एक इस क्लोज पाथ में अगर एक कंडक्टर से करंट की डायरेक्शन इनसाइड है तो दूसरे से क्या होगी, आउटसाइड होगी। तो ये मेथड वन हो गई, ये मेथड टू हो गई। मेथड वन ये कहती है कि स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और एक टॉर्क डेवलप होता है जिसके कारण रोटर रोटेट होने लगता है। मेथड टू ये कहता है कि आपका जब करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड में रखा होता है तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो हमने देखा था करंट की डायरेक्शन से हम क्या निकाल लेते थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल के हिसाब से, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। तो फोर्स की डायरेक्शन, तो एक कॉइल साइड पे अपवर्ड और एक कॉइल साइड पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता था जिसकी वजह से हमें रोटेशन मिलते थे। तो ये हो गया हमारा इंडक्शन मशीन का प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कि इंडक्शन मोटर जो है आपका वो किस स्पीड पे रोटेट होगा। ये रोटेशन मिल रहा है आपको, जिसको ये फॉलो करेगा एक टॉर्क डेवलप होगा। तो जो रोटर स्पीड है वो क्या होगी, ठीक है। तो रोटर स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस से उसी प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो रोटर, तो हमने देखा स्टेटर साइड पे क्या है, स्टेटर पे वाइंडिंग है जिसके कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। ठीक है, जो किस स्पीड पे रोटेट हो रही है, तो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट हो रही है, जो हमें मालूम है 120 एफ बाई पी होती है, जहाँ एफ क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी है और पी नंबर ऑफ पोल्स हैं इस मशीन के। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। अब आ जाते हैं रोटर साइड पे, क्योंकि हमको रोटर स्पीड निकालना है कितनी होगी। तो रोटर स्पीड, रोटर साइड आते हैं तो रोटर पे क्या है, वाइंडिंग है या
शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर्स है तो हमें मालूम है इन पे क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के उसमें आएंगे जब तो एक ईएमएफ डेवलप होगा, एक ईएमएफ से क्या डेवलप हो रहा था हमारा करंट, और करंट से क्या डेवलप हो रहा है एक फ्लक्स, जो इस कॉज को, क्योंकि अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा तो करंट नहीं होगा और एक फ्लक्स नहीं होगा, तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को जीरो करना चाह रहा है, मतलब फाई जो है अपोज कर रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहां देखो, जब ये फील्ड रोटेट हो रही है एस और एन, ठीक है, तो ये क्या होगा, रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा, रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर स्पीड में इस इफेक्ट को नील करने के लिए रोटर की जो स्पीड है उसको इस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पे रोटेट होना पड़ेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स कट करना इन कंडक्टर को बंद कर देगा। कैसे समझते हैं इसको, इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और बाजू वाले ट्रैक पे एक और ट्रेन चल रही है, दोनों की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है, दोनों ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आपके लिए, आप एक पैसेंजर हो और बगल वाली ट्रेन में जो पैसेंजर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे। आप जब उसकी तरफ देखोगे तो वो जो सेकंड पैसेंजर है दूसरी ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो स्टेशनरी हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, जीरो। ध्यान देना मेरी बात पे, रिलेटिव जो स्पीड है वो क्या है, जीरो। आप भी जिस स्पीड पे आपकी ट्रेन चल रही है उसी स्पीड पे दूसरे पैसेंजर की भी ट्रेन चल रही है, तो दोनों अगर आप एक दूसरे को विंडो से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप दोनों एक ही ट्रेन में बैठे हो या आपके लिए वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है। तो क्या होगा, जब मेरा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होने लगेगा, तो जब मेरा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होने लगेगा और उसी स्पीड पे आपका क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, स्टेशनरी हो गए, या दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव मोमेंट कोई बचा क्या, नहीं बचा। तो क्या होगा, फ्लक्स कट कर पाएंगे क्या ये कंडक्टर, नहीं कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। कहाँ पे, तो एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ईएमएफ जीरो होगा तो करंट जीरो हो जाएगा, कहाँ, तो एट सिंक्रोनस स्पीड। क्यों हो जाएगा, तो क्योंकि रोटर स्पीड जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पे रोटेट हो रहा है, तो फ्लक्स कट हो रहा है क्या, नहीं, तो ईएमएफ डेवलप होगा क्या कंडक्टर्स के अक्रॉस, नहीं, तो उससे करंट नहीं, तो उससे फ्लक्स नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा रोटर अचीव करने की कोशिश करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे, इन सारे ईएमएफ करंट और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब फ्रिक्शन लॉस और इस सब की वजह से क्या होगा, ये जो रोटर है वो अपनी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। जैसे ही इसकी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी अगेन, मतलब जैसे ये 40 किलोमीटर पर आवर से ये अब 39 किलोमीटर पर आवर्स पे चलने लग गया, तो आपको ये पैसेंजर धीरे धीरे पीछे जाते दिखेगा या आप उससे आगे निकलते जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो आपने उसको क्रॉस कर लिया। आप किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरी ट्रेन के ऑब्जेक्ट को क्रॉस कब कर पाएंगे, जब उससे आपकी स्पीड ज्यादा होगी या आपकी स्पीड में डिफरेंस होगा। तो क्या हुआ, अगेन जैसे ही ये जीरो हुआ, फ्रिक्शनल लॉस के कारण आपकी क्या हुआ, रोटर की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, और जैसे ही आपकी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हुई अगेन, वापस से ईएमएफ आ जाएगा, करंट डेवलप होगा, फ्लक्स फाई डेवलप होगा, वो अपोज करेगा, और रोटेशन के लिए आपको टॉर्क मिलने लगेगा, तो आपकी रोटर स्पीड फिर धीरे धीरे
इंक्रीज होने लगेगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, इसीलिए इंडक्शन मोटर जो है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 आरपीएम है फॉर एग्जांपल, तो इससे थोड़ी सी कम मतलब लाइक 1490 1495 आरपीएम पे रोटेट होती है। तो हमारा इंडक्शन मोटर की जो रोटर स्पीड होगी वो ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो स्लिप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो मोटर स्पीड हमें मालूम है, ठीक है। अगर मैं उसको एनआर बोलूं, आर फॉर रोटर, तो रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे होगी, इससे सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी। तो हमने एक स्लिप स्पीड को डिफाइन कर लिया, स्लिप स्पीड को बोल दिया एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। एन एस क्या है, ये आपका सिंक्रोनस स्पीड है जो कि 120 एफ बाई पी है, ठीक है। और एन आर क्या है, एक्चुअल रोटर स्पीड, एक्चुअल रोटर स्पीड, ठीक है। तो अगर स्लिप की बात करूं, या स्लिप स्पीड हो गई, तो स्लिप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये होगी आपकी स्लिप। तो आई थिंक आपको इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये स्लिप से ही रिलेटेड, और इंडक्शन जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल रह गया आज के लिए। तो इंडक्शन जनरेटर हमारा कैसे काम करता है, इंडक्शन जनरेटर, तो हमने देखा एक फील्ड है, एक आर्मेचर है, पर इस मशीन में हमारे पास कोई आर्मेचर है क्या, ओ सॉरी आर्मेचर तो है, कोई फील्ड है क्या, नहीं, एक ही सप्लाई दे रहा है, रोटर तो खाली पड़ा है आपका, रोटर पे तो कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है। तो आप फिर इस रोटर को, मैं वापस से इस रोटर पे आ जाता हूँ, तो इस रोटर में क्या है, कंडक्टर प्लेस है और एक दोनों एंड पे शॉर्ट सर्किटेड है। तो अब मैं इसको प्राइम मूवर से कितना ही स्पीड में घुमाऊंगा, कोई ईएमएफ जनरेट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर अकेले के रोटेट होने से कोई ईएमएफ जनरेट हो सकता है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्मेचर सप्लाई वापस से देना पड़ेगा, ठीक है। और इस रोटर को एनी हाउ सिंक्रोनस स्पीड से अबोव रन कराना पड़ेगा। तो जो करंट आपकी सप्लाई से मशीन के अंदर आ रही थी, वो सप्लाई से रिवर्स हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और आपको क्या मिलने लगेगा, करंट जनरेट होकर मिलने लगेगा। तो इसको इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।